तो पल्मोनरी फंक्शन में दो सब कैटेगरीज होंगी, एक होगा हाइपर वेंटिलेशन और दूसरा होगा हाइपोवेंटिलेशन। तो पहले मैं शुरू करता हूँ हाइपर वेंटिलेशन से। हाइपर वेंटिलेशन में आपके बॉडी में कम कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है, ऑक्सीजन ज़्यादा रहती है, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब ये सुन के थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा। तो इसका मैकेनिज़्म ऐसा है कि ज़्यादातर हम लोग ये सोचते हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज़्यादा बाहर निकल जाए उतना अच्छा है। ऐसा नहीं है, साइंस ऐसा नहीं है। एक सर्टेन क्वांटिटी में आपको हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए बॉडी में प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो सही इस्तेमाल है, सही यूसेज है, वो क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड आपके ऑक्सीजन्स को ब्लड से रिलीज़ करके सेल तक प्रोवाइड करने का काम करता है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड एक लेवल से नीचे चला जाए, जो कि हाइपर वेंटिलेशन में होता है, तो आपकी बॉडी को सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। वो ब्लड में रहती है उतनी ऑक्सीजन, बट स्टिल वो सेल तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसको जो रिलीज़ करने का काम करता है, ब्लड से ऑक्सीजन को रिलीज़ करने का काम करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड करता है। तो जब वो एक सर्टेन लेवल से नीचे चला जाता है तो ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। हाइपोक्सिक एक स्टेज बन जाएगी। हाइपोक्सिक मतलब जहाँ की ऑक्सीजन कम मिल रहा है बॉडी को। तो अब ये साइंस हो गया कि इस वजह से होता है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि अगर ऑक्सीजन बॉडी को कम मिला तो बॉडी के पास एक ही मैकेनिज़्म रहता है कि ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए हार्ट बीट बढ़ा दें। मतलब ज़्यादा हार्ट बीट से क्या होगा कि हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा उतनी ड्यूरेशन में। तो एक तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी उससे। दूसरा ये होगा कि ये भी क्लॉटिंग को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन कम होगी बॉडी में, बॉडी के जो मस्कुलर लेवल पे जो फंक्शंस हो रहे हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ओवरऑल नेट इफेक्ट ये होगा कि आपके हार्ट पे ज़्यादा और ज़्यादा लोड आने लगेगा, और दूसरा ये होगा कि लंग्स डैमेज होने लग जाएगा, या जो भी पार्ट जहाँ के ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं जा रहा है वो डैमेज होने लग जाएगा। तो इसलिए हाइपर वेंटिलेशन भी एक रिस्क फैक्टर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अंदर। अब ये हाइपर वेंटिलेशन होता क्यों है? हाइपर वेंटिलेशन उन लोगों को ज़्यादा होगा जिनको मेंटल स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है। तो आपने सुना रहेगा कि लोग चेस्ट ब्रीथ करते हैं, शैलो ब्रीदिंग करते हैं। शैलो ब्रीदिंग में हाइपर वेंटिलेशन ज़्यादा होता है। तो शैलो ब्रीदिंग एक प्राइम रीज़न है हाइपर वेंटिलेशन के लिए। तो अगेन अगर हाइपर वेंटिलेशन होगा तो भी आपके बॉडी में इश्यूज आने लग जाएंगे। दूसरी जो कैटेगरी होगी, वो दूसरी कैटेगरी ये है कि हाइपोवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन में इसका एग्जैक्टली अपोजिट होता है। अपोजिट ये होगा कि आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा। तो अब ये एग्जैक्टली उल्टा हो गया जो मैंने फर्स्ट कैटेगरी के बारे में बताया। तो हाइपोवेंटिलेशन में जो उसके कारण हैं, उसमें ज़्यादा करके जिनको COPD का लंग्स का प्रॉब्लम होता है, या जिनको अस्थमा है, जिनको स्लीप एपनिया है, जो कि माउथ ब्रेथ करते हैं, ऐसे लोगों को इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर अंडरलाइंग इश्यूज ऑलरेडी आपके हैं जो मैंने अभी गिनवाए, तो उससे आपके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने लगेगी, क्योंकि लंग्स का फंक्शन पुअर हो जाएगा उसके अंदर, और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना चाहिए आपका लंग्स नहीं निकाल पाएगा उसके अंदर। मोटापा, ओबेसिटी भी इसमें एक कारण है, क्योंकि वो एक फिजिकल प्रेशर जनरेट करता है चेस्ट पे, तो वो लंग्स प्रॉपरली पंप नहीं कर पाएगा। अब ये रीजंस हो गए, लेकिन अब इसके परिणाम क्या हैं? परिणाम ये होगा कि आपका जो रेजिस्टेंस है, वस्कुलर रेजिस्टेंस, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने से बॉडी उसको रोकने की कोशिश करेगी, तो सभी वस्कुलर कॉन्ट्रिक्शन कर देगी, तो उससे आपका रेजिस्टेंस बढ़ने लग जाएगा। उसका जो एंड रिजल्ट होगा वो होगा पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो हमने सुना रहेगा कि बीपी एक जनरल कैटेगरी में आता है, लेकिन ब्लड प्रेशर होने के बहुत सारे कारण होते हैं। उसमें से जो एक
मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कारण होता है वो है पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जो कि लंग्स के द्वारा क्रिएट किया गया है, लंग्स में उसका क्रिएशन हुआ है उस ब्लड प्रेशर का। तो अब जब ये सिचुएशन आती है तो आपका जो राइट साइड का हार्ट है ये उसको इम्पैक्ट करने लगता है, ये उसको डैमेज करने लगता है। तो एक तो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हुआ आपको, दूसरा आपके हार्ट को प्रॉब्लम हो गया, ये अगेन एम्बोलिज्म को क्रिएट करता है, तो वो एक अगेन क्लॉटिंग वाला सीन फिर से आके यहाँ खड़ा हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो लंग्स का और हार्ट का डायरेक्ट रिलेशन है। अब यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ वो सीधे सीधे केस की बात कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में बात किया था। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में और एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं फाइब्रोसिस। लेकिन अगर जिसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है और जिसमें जिस इंसान में ये भी प्रॉब्लम है, लंग्स का प्रॉब्लम, उसमें फाइब्रोसिस भी होगी। फाइब्रोसिस होने की वजह से ये जो हाइपर वेंटिलेशन या हाइपो वेंटिलेशन, दोनों में से जो भी होगा वीक एरिया, वो ज़्यादा होने लग जाएगा। खास करके इस केस के अंदर हाइपो वेंटिलेशन ज़्यादा होगा क्योंकि लंग्स में जगह नहीं बचेगी सांस अंदर बाहर जाने के लिए। तो इस एरिया को भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा करके जो आजकल लोग हैं वो चेस्ट ब्रीथ करने वाले ज़्यादा हैं, क्योंकि एंग्जाइटी डिप्रेशन सभी को है। तो उस वजह से जो नेट रिज़ल्ट आएगा वो आएगा आपके हार्ट पे ज़्यादा और ज़्यादा प्रेशर आने लग जाएगा। तो हमने दो कैटेगरी, जो ब्रॉड कैटेगरी उसके बारे में बात कर ली। एक तो था आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, दूसरा था पल्मोनरी फंक्शन। अब कुछ पॉइंट्स बचते हैं छोटे मोटे, जो कि पेरिफेरल्स पॉइंट्स हैं, जो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप उसको सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनका कितना इम्पोर्टेंट रोल है इन सब चीज़ों में। तो नेक्स्ट सेशन में हम उनके बारे में बात करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक जो सब टॉपिक है वो सब टॉपिक रिलेटेड है अगेन लंग्स से। बट ये वो टॉपिक है कि जनरली कोई भी ये नहीं सोच पाएगा कि एक ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम भी लंग्स के प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है, और लंग्स का प्रॉब्लम फाइनली हार्ट के प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है। उसमें से एक जो इम्पॉर्टेंट है उसको बोलते हैं थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में दो इम्पॉर्टेंट मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। एक का नाम है स्केलिनी मसल। वो मसल कनेक्ट करती है आपकी C6 से आपके रिब्स के फर्स्ट रिब और सेकंड रिब को। दूसरी मसल्स होती है पेक्टोरलिस माइनर। ये मसल्स कनेक्ट होता है रिब्स के थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रिब्स से आपके स्कैपुला जो यहाँ की पीछे की बोन है। तो जिन लोगों को भी नेक का प्रॉब्लम है, नेक दुखना या शोल्डर का प्रॉब्लम होना, गिडीनेस आना, चक्कर आना, माइग्रेन टाइप का होना, जो कि सर्विकोजेनिक है, अगर ऐसा जिस किसी का भी होगा, हाई चांस है कि उनके चेस्ट के मसल बहुत टाइट होंगे। फ्रोजन शोल्डर हो गया, तो इन लोगों के चेस्ट के मसल टाइट होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। तो जब ये दो मसल्स, जिसके बारे में स्केलिनी और पेक्टोरलिस माइनर के बारे में मैंने बात की, जब ये दो मसल्स इसमें प्राइम रोल प्ले करते हैं और जब ये मसल्स टाइट हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि चूँकि उनका अटैचमेंट रिब केज से होता है, वो रिब केज को ऊपर पुल कर लेते हैं। अब जब वो रिब केज को ऊपर पुल कर लेते हैं तो उसका नतीजा ये होता है कि ऑटोमेटिकली जो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग होती है, जो कि मैं नेक्स्ट सेक्शन में कवर करूँगा, वो इम्पैक्ट हो जाती है। तो जो ज़्यादा ब्रीदिंग हो पाती है वो चेस्ट ब्रीदिंग हो पाती है। जो शैलो ब्रीदिंग की मैंने बात की थी किस टॉपिक में, हाइपर वेंटिलेशन के बारे में, जिसमें कि मैंने ये बोला था कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरत से ज़्यादा बाहर निकल जाती है। उस केस में क्या होता है, चेस्ट ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो ये समवट उसको मिमिक करेगा उस सिचुएशन को। और नेक का प्रॉब्लम आज की डेट में किसको नहीं है,
मतलब मैं इतने लोगों को सिखाता हूँ, मैं खुद देखता हूँ कि हर हर महीने काफ़ी लोग नेक के प्रॉब्लम को लेके ज्वाइन करते हैं। तो इन सभी का और एक मैंने स्टडी जो किया था वो ये था कि ये सभी को बहुत जल्दी फटीग भी फील होता है। दूसरी एक जो कोरिलेशन है वो ये है कि जिनको एंग्जाइटी और डिप्रेशन होगा उनको नेक के प्रॉब्लम भी ज़्यादा होते हैं, और वाइस वर्सा आप बोल सकते हैं। तो अगेन जब मैंने हाइपर वेंटिलेशन लिया था और मैंने बोला था कि चेस्ट ब्रीथिंग ज़्यादा होती है, तो उस वक्त मैंने कहा था कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी वालों को ये ज़्यादा होगा। तो ये एक दूसरा लिंक है जो कि उस बात को प्रूव करता है। और इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व होती है वो ये है कि जैसे ही आपके चेस्ट के मसल हाइपरटोनिसिटी बोल सकते हैं उसको, कि जो ज़्यादा ही चेस्ट पे जिम में वर्कआउट कर रहे हैं या जिनको ये थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम है, इनके चेस्ट के मसल बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं। तो चेस्ट के मसल टाइट होने से उसके अंडरलाइन खास करके जो थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम बोलते हैं, जो कि ये एरिया होता है, यहाँ से वेंस गुजर रही हैं, आर्टरीज गुजर रही हैं आपकी, और आपके नर्व रूट्स गुजर रहे हैं। तो जब ये एरिया सीवियरली कॉम्प्रेस होता है तो उसका एंड रिजल्ट ये होता है कि अगर वो कैपिलरीज को इम्पैक्ट कर रहा है, आर्टरीज को इम्पैक्ट कर रहा है, तो ब्लड क्लॉट को क्रिएट करेगा। तो यहाँ से अगेन हार्ट को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। दूसरा इसका जो प्रॉब्लम होगा वो ये है कि ये हाइपर वेंटिलेशन वाली स्टेट लाके खड़ी कर देगा, जिसमें कि ब्रीदिंग में इरेगुलरिटीज़ हो। और काफ़ी मेडिकल रिसर्च में पता लगा है कि जिन लोगों को भी थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम या सर्वाइकल प्रॉब्लम हो रहा है, इन लोगों में से 83% लोगों को, 83 जो कि एक बहुत बड़ा परसेंटेज है, 83% लोगों को लंग्स की फंक्शनैलिटी में इरेगुलरिटीज़ मिली, मतलब प्रॉपर लंग्स फंक्शन नहीं मिला उन लोगों को। तो ये साइंटिफिक फैक्ट्स है जो बताते हैं कि एक एरिया आपके हार्ट को इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व। और ये कौन सोच सकता है कि ऑर्थोपेडिक इश्यूज टाइप के भी इश्यूज आपके हार्ट तक पहुंच सकते हैं। तो इस एरिया को भी फिक्स करना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। और इसके रीज़न्स क्या क्या हैं? रीज़न्स ये हैं कि फॉरवर्ड हेड होना, जो आजकल काफ़ी लोगों को पाया जाता है, मोबाइल का यूसेज ज़्यादा होना, कंप्यूटर का यूसेज ज़्यादा होना। तो ये सब चीज़ें काफ़ी डीपली आपके हार्ट के फंक्शंस को इम्पैक्ट करती हैं। तो इसको फिक्स करना बहुत ज़रूरी है।